Hello all and welcome to Study Atta. Today we are going to talk about the concept of competent parties. We have been talking about the elements of contracts, the essentials of contracts, how a contract is formed, what are the basic things which need to be present in a contract. So what are these? So when we were talking about those things, we have came across a word parties to a contract, and those parties should be capable, those parties should be competent enough to enter into an agreement or a contract. So let us now talk about competent parties. What are competent parties? Competent parties होती क्या है? तो सबसे पहला जो अब देखिए, लॉ की नजरों में everyone is free to enter into an agreement, everyone is a competent party. जिसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कर सकता है until and unless वो लॉफुल है, बस अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. बाकी इस इंडिया में अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दे कैन एंटर इनटू एन लॉफुल एग्रीमेंट, एंड एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो बेसिकली एवरीवन कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. नाउ तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपिटेंट पार्टीज तो सब हैं, तो हम बात करते हैं कि कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो कंपिटेंट नहीं है, जिनको लॉ अलाउ नहीं करता टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. तो सबसे पहली उसमें पार्टी आती है माइनर. माइनर हु इज बिलो द एज ऑफ 18. ठीक है, तो अब जब हम माइनर की बात करते हैं तो माइनर जो होता है वो बच्चा होता है. ठीक, ये तो आप जानते ही होंगे. तो एक माइनर पर्सन कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, और माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या समझते हैं आप? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी beginning. Void from the very beginning. Void ab initio. इनिशियल स्टेज से ही जो चीज void होती है हम उसे बोलते हैं void ab initio. मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया गया था, मतलब कि साइन करना तो बहुत बात की बात है, जब वो उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था वो तब से ही लॉ की नजरों में एनफोर्सेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक माइनर साइन कर रहा है और माइनर कंपिटेंट पार्टी नहीं होती है. समझ रहे हैं? तो माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है. मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड. अब दूसरी चीज मानिए कि अगर माइनर थोड़ा सा चालाक है, ठीक है, बच्चे हैं, शैतान तो होते ही हैं. ठीक, अब कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो माइनर है उसकी इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होती कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके. उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता नहीं होता. वो लाइबिलिटीज, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर लेता है पर वो क्या लाइबिलिटीज को फेस करने के लिए उतना सक्षम है? जी नहीं है. तो ये सारी चीजें इसमें आती है. ठीक है, तो अब माइनर अगर थोड़ा सा शैतान है, ठीक, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था तो उसने क्या रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं तो एक मेजर हूं. ठीक है, मैंने वो एज 21 ईयर्स की, 18 ईयर्स की मैंने अटेन कर ली है और आई कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. तो अब अर्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजोरिटी अगर वो कर रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात क्या हो गई कि वॉइड एब इनिशियो. ठीक है, दूसरा अर्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजॉरिटी. अब अगर माइनर ने जब वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए गया तब उसने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि यस ही इज अ मेजर. क्या रिप्रेजेंट कर दिया उसने कि ही इज अ मेजर पर्सन, ही हैज रिप्रेजेंटेड मेजॉरिटी, भले वो मेजॉरिटी गलत है. अब क्या हुआ
कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने की बात आई या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सूट है वो केस में गया, तो जो दूसरी पार्टी थी उसने बोला कि भाई इसने तो पहले हमें ये रिप्रेजेंट किया था कि ही इज अ मेजर, तो भी उसके अगेंस्ट वो सूट नहीं चल सकता, भले ही उसने ये रिप्रेजेंट किया हो मेजॉरिटी का, लेकिन क्योंकि वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। सपोज करिए ए एक 16 साल का लड़का है, उसने बी जो कि एक मेजर पर्सन है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। अब जब ए अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट या फिर बी अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं फुलफिल करता है और जब बात कोर्ट में जाती है तो बी अगर ये बोलता है, सपोज करिए ए ने ब्रीच किया, बी ने केस किया और बी बोलता है कि भाई इसने तो ये रिप्रेजेंट किया था कि ही इज अ मेजर, तो भी कोर्ट क्या बोलेगा, भले ही उसने रिप्रेजेंट किया हो कि ही इज अ मेजर, पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और ये कोई केस नहीं बनता। ठीक, इसके बाद तीसरी चीज आती है रेटिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट। क्या बात आती है, रेटिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट। अब रेटिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट की हम जब बात करते हैं तो ये क्या कंसेप्ट है कि सपोज करिए एक माइनर एक एग्रीमेंट में एंटर होता है और आफ्टर गेनिंग द मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी गेन कर लेता है तब क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रेटिफिकेशंस चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं जो मुझे ठीक नहीं लगते, तो मैं उन्हें रेटिफाई करना चाहता हूं या मैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहता हूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जो कि एनफोर्सिबल होगा लॉ से। क्यों? क्योंकि उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो इम्प्रूवमेंट या रेटिफिकेशन कराना चाहता है, क्योंकि ये उसने तब साइन किया था जब वो एक माइनर था, तो उसमें कुछ भी वैलिड नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो है। ठीक, इसके बाद बात आती है माइनर कैन बी एन एजेंट। ठीक है, माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर जो है वो किसी पर्सन का एजेंट बन सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस एजेंसी में माइनर अगर कुछ भी करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन अंडर द एजेंसी। तो माइनर को एजेंट बनाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि वो एजेंट तो बन सकता है पर अगर वो कोई काम उस एजेंसी के दौरान करता है तो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज नेसेसिटीज। लास्ट पॉइंट इज नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में क्या होता है कि एक माइनर अगर अपनी नेसेसिटी के लिए किसी एग्रीमेंट में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, एक माइनर अगर अपनी नेसेसिटीज के लिए, नेसेसिटीज क्या होती हैं, जो उसके जीवन यापन के लिए काम आए, बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान। तो माइनर अगर अपनी नेसेसिटीज के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ना कि वॉइड माना जाएगा। ये इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। ये इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी माइनर पर्सन अपनी नेसेसिटीज के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो क्या है? वैलिड है। सपोज करिए x बोलता है y से, x इज अ माइनर पर्सन, वो y से बोलता है कि आई वॉन्ट फूड, मुझे भूख लगी है। y उसे फूड प्रोवाइड करता है और y जब उससे पैसे मांगेगा तो x को देना पड़ेगा। अब वो भले ही x दे, उसके गार्जियन दें, उसके पेरेंट्स दें, बट ही कैन रिकवर द कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड।
फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये होता है माइनर का कंसेप्ट। ठीक, माइनर का एक्सेप्शन क्या देखा हमने, नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज के अलावा अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनर के साथ साइन किया गया है तो वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो होगा वो। अब इसके बाद हम दूसरी जो पार्टी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे कि हम माइनर के बारे में बातें कर रहे थे कि माइनर जो है उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटीज को, टर्म्स को, कंडीशंस को समझ पाए। तो क्या एक इनसेन आदमी, एक अनसाउंड माइंड के आदमी को ये हो सकती है समझ कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं उसकी क्या लाइबिलिटीज होंगी, वो जब उसका ब्रीच होगा तो मेरे ऊपर क्या आने वाला है, मैं कैसे उसका भरपाई करूंगा, क्या वो इतना समझ सकता है? जी नहीं। तो जो पर्सन होता है अनसाउंड माइंड का, ठीक है, वो इनसेन माइंड, अनसाउंड माइंड, इनसेन पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी आप बोलना चाहें, तो उनके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि सेम वही चीज की इनकी वो समझ नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव, क्या रेपरकशंस इन पे हो सकते हैं जब उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच इनकी तरफ से होगा। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन पूरे टाइम अनसाउंड रहता है पर कुछ टाइम ऐसा आता है, उसकी इंसेनिटी ऐसी है, एक पार्शियल अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कि एक ऐसा समय आता है जब वो साउंड माइंड का हो जाता है, जब उसे चीजें समझ में आ रही होती हैं, तब वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ठीक, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पूरे टाइम अनसाउंड माइंड का रहता है, पूरे टाइम साउंड माइंड का रहता है पर कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो उस अनसाउंड माइंड के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। सपोज एक्स है, वाई है, ठीक है। अब एक्स को एक ऐसी बीमारी है कि वो दिन भर पागल रहता है, दिन भर अनसाउंड माइंड का रहता है, और दोपहर में 3 से 5 बजे तक वो साउंड माइंड का हो जाता है। तो उन 3 से 5 बजे में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो फिर वो लाइबल होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये सब 3 से 5 तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझा लिया, वो टाइम कुछ भी हो सकता है भाई, वो तो बीमारी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंसान ये प्रूव कर रहा होता है, सपोज करिए कि वाई की तरफ से ब्रीच हुआ, ठीक है, अब एक्स बोल रहा है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो एक्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब वो अनसाउंड माइंड का नहीं था, साउंड माइंड का था। या फिर एक्स की तरफ से अगर ब्लीच हुआ और वाई कंपनसेशन मांग रहा है, तो वाई को ये प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही वाज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, तो ये होता है कि कभी कभी जो लोग साउंड माइंड के होते हैं और पूरे टाइम अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो उस साउंडनेस के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। या फिर ये मानिए कि एक्स जो है वो सिर्फ 3 से 5 ही अनसाउंड रहता है, बाकी टाइम साउंड रहता है, तो 3 से 5 छोड़ के बाकी किसी पे भी टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे वो वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन 3 से 5 के बीच में जब वो अनसाउंड है तब नहीं होगा। तो पार्शियल साउंडनेस, पार्शियल अनसाउंडनेस के टाइम पे ऐसा होता है कि जब आदमी साउंड है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद थर्ड जो हमारा पर्सन आता है वो आता है इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब आप समझते हैं, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, आप पेपर में पढ़ते होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इसका दिवालिया घोषित हो गया, ये हो गया, है ना, इंसान बैंकरप्ट हो गया, उसके सारे एसेट्स बिक गए, बैंक ने सारे एसेट्स की कुर्की कर ली। तो ये होता है इंसॉल्वेंट पर्सन, जिसके पास कुछ बचता ही नहीं है, कुछ एसेट्स नहीं बचते, कुछ पैसा नहीं बचता कि वो अपनी लाइबिलिटीज, जो अपने डेब्ट्स हैं, उन्हें पे कर पाए। तो ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो एंटर करेगा
उस कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर ब्रीच होता है तो वो कंपनसेशन देगा कैसे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसके पास कंसिडरेशन आएगी कहाँ से। समझ रहे हैं, अगर वो किसी से गुड्स ले रहा है, बोल रहा है मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो 1 करोड़ रुपए वो लाएगा कहाँ से। तो जो इंसान पहले से ही इंसॉल्वेंट है, पहले से ही बैंकक्रप्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक इनकेपेबल पार्टी होती है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो हमने क्या सीखा कि 3 लोगों के साथ एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। पहला माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा इंसॉल्वेंट पर्सन। तो माइनर का जो हमने एक्सेप्शन देखा कि नेसेसिटीज के लिए वो कर सकता है, और अनसाउंड माइंड में हमने देखा कि अगर पार्शियली साउंड या पार्शियली अनसाउंड है तो भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कैपेसिटी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट। हम शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ हम कंसेंट के बारे में बात कर रहे थे? जी नहीं, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि कंसेंट क्या होती है, और कंसेंट में और फ्री कंसेंट में अंतर क्या होता है। अब देखिए, कंसेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली एक मीटिंग ऑफ माइंड्स। डेफिनेशन से बताता हूं आपको। when two persons or two parties, ठीक है, जब 2 पर्सन होंगे या 2 पार्टीज होंगी, वो एग्री करेंगे किस चीज पर? 2 पर्सन्स और 2 पार्टीज एग्री अपॉन दी, किस चीज पर एग्री करेंगे? ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस, इसे बोलते हैं हम कंसेंट। ये कंसेंट की जनरल डेफिनेशन है कि कंसेंट होती क्या है। तो बेसिकली कंसेंट, भाई मीटिंग ऑफ माइंड्स भी तो होना चाहिए, नहीं तो कंसेंट की बात ही कहां से आएगी। सपोज करिए एक्स ने वाई को बोला कि प्रोवाइड मी 1000 टन्स ऑफ ऑयल, प्रोवाइड मी 1000 टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है, अब 1000 टन्स क्या होता है कि इसने बोला, एक्स ने बोला वाई को कि 1000 टन्स ऑयल आप मुझे प्रोवाइड करिए। वाई डील्स इन मेनी ऑयल्स बट ही प्रोवाइड्स, सपोज करिए वाई डील्स ओनली इन सनफ्लावर ऑयल्स। ठीक है, तो वाई उसे सनफ्लावर ऑयल दे देता है। अब एक्स क्या बोलता है कि मुझे तो सनफ्लावर ऑयल चाहिए ही नहीं था, मैंने तो ग्राउंडनट ऑयल मांगा था। क्या मांगा था? ग्राउंडनट ऑयल। तो यहां पे कोई मीटिंग ऑफ माइंड है? नहीं है। यहां पे क्या वो कंसेंट की बात हम कर भी सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो उनका कोई मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है। दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन दी सेम थिंग्स इन सेम सेंस। समझ रहे हैं? दे आर एग्रीइंग अपॉन सेम different things in different sense. He is buying sunflower oil and he is selling groundnut oil, or he is buying groundnut oil और he is selling sunflower oil. तो ये होती है आपकी कंसेंट, नॉर्मल कंसेंट। ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम बात करते हैं किसकी? कंसेंट की, तो वहां कंसेंट के पहले एक वर्ड लग जाता है, वो होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। तो यहां पे हमेशा बात होती है फ्री कंसेंट की, कि जो कंसेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट क्या होती है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो फ्री कंसेंट वो होती है कि उसमें कुछ विशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर वो विशिएटिंग फैक्टर्स किसी इंसान की जो कंसेंट है उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं और बिना विशिएट हुए वो अपनी कंसेंट दे रहा है, दैट कंसेंट विल बी कॉल्ड एज अ फ्री कंसेंट। सपोज, डू नॉट सपोज, एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट, फ्री कंसेंट
इज अ कंसेंट, ठीक है, विच इज नॉट caused by or obtained by, समझ रहे? फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय और ऑब्टेन्ड बाय। फ्री कंसेंट एक ऐसी कंसेंट होती है जो कि इन पर्टिकुलर चीजों से नहीं ऑब्टेन की जाती, इन पर्टिकुलर चीजों से नहीं ली जाती है। वो पर्टिकुलर चीजें क्या है? नॉट ऑब्टेन्ड बाय, फर्स्ट इज coercion, second is undue influence, first is coercion, second is undue influence, third is fraud, fourth is misrepresentation, ठीक है? misrepresentation, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and the last is mistake. तो फ्री कंसेंट वो कंसेंट होती है जो इन 5 चीजों से ऑब्टेन नहीं की जाती, ठीक? इसमें कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन इज बेसिकली थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज बार्ड बाय द इंडियन पीनल कोड, बेसिकली विच इज अ क्राइम। अगर आप किसी को बोलोगे कि कंसेंट दे वरना गोली मार दूंगा, तो कंसेंट देगा ना। तो ये होता है कोअर्जन, थ्रेटनिंग, कि ऐसा क्राइम कर दूंगा, थ्रेटन करना नहीं रहता, सिर्फ थ्रेटन करना रहता है, दैट इज कोअर्जन। अनडू इन्फ्लुएंस, कोई इंसान एक ऐसे डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहता है कि वो आपको डोमिनेट कर सकता है और वो आपको बहला फुसला कर, अनडू इन्फ्लुएंस कर आपकी कंसेंट ले लेता है, तो वो कंसेंट भी फ्री नहीं कहलाएगी। तीसरी होती है फ्रॉड। फ्रॉड से अगर आपकी कंसेंट ले ली जाए, समझ रहे हैं? अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड से ले ली जाए तो वो भी, अब सपोज करिए कि आपके पापा ने आपको बोला है, योर फादर सेड कि अपने को अपना इंदौर वाला घर बेचना है, ठीक है? आपका एक दोस्त आता है, उसको आपका घर बहुत पसंद है, बोलता है भाई ये घर मुझे बेच दे। आप एक्स है, आपका दोस्त वाई है और आपके पापा है जेड। तो आप अपने दोस्त से बोलते हैं कि भाई जब तक मेरे पापा मुझे नहीं बोलेंगे मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है? तो वाई क्या करता है, अपने दोस्त डब्ल्यू से बोलता है, हु इज अ, वो लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके की आवाजें निकाल लेते हैं, बेसिकली डबिंग आर्टिस्ट हम जिन्हें बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपके पापा की आवाज निकालता है जेड की और आपसे फोन पर बात करता है, बोलता है हाँ हाँ वाई को इतनी कॉस्ट में ये मकान बेच दो। अब आप अपनी कंसेंट दे देते हो उस एग्रीमेंट में, तो ये फ्रॉड से आपकी कंसेंट नहीं ली गई, तो ये होता है बेसिकली फ्रॉड। तीसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सपोज करिए आपके वाई दोस्त है और वो आपसे बोलता है कि भाई मुझे एक मकान खरीदना है, आप उसे ताजमहल दिखाते हैं, बोलते ये खरीदेगा, बोलता हाँ हाँ बिल्कुल खरीदूंगा। अब उसे पता ही नहीं है कि ये तो ताजमहल है, ठीक है? वो बिल्कुल दुनिया से दूर वाला आदमी है और आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं 2 करोड़ रुपए में, और जिस चीज की रजिस्ट्री होती है वो ताजमहल तो क्या, एक बिल्कुल 1 BHK फ्लैट भी नहीं होता। तो ये मिसरिप्रेजेंट, आपने चीजों को मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। एंड लास्ट इज मिस्टेक, कि अगर मिस्टेक से कंसेंट दे दी जाए तो। अब देखिए क्या होता है, कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है? और मिस्टेक, इनमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए ये सारे क्या होते हैं, हम इन्हें कहते हैं विशिएटिंग फैक्टर। ये एक इंसान की कंसेंट को विशिएट करते हैं। तो ये विशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने पे। मतलब जब कंसेंट ये प्रूव कर दी गई कि हाँ दैट कंसेंट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो जब हम बात करते हैं कोअर्जन की, ठीक है, अनडू इन्फ्लुएंस की, ठीक है, और तीसरा क्या है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और लास्ट इज
फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, ठीक। ये चारों भाई हैं, भाई बहन है, और ये बेचारा अकेला उनका पड़ोसी। तो अब ये सारे हो गए आपके विशिएटिंग फैक्टर्स। क्या हो गए? विशिएटिंग फैक्टर्स, जो किसी की कंसेंट को विशिएट कर रहे हैं, विशिएटिंग फैक्टर्स। अब इनके इफेक्ट मैं आपको बताता हूं कि इनका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे या एग्रीमेंट पे। इनका इफेक्ट ये होगा कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन, ये जो चारों एक ही फैमिली के हैं ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट को कर देते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब जिस भी पार्टी की कंसेंट इन चारों तरीके से ऑब्टेन की गई है, वो उस पार्टी के ऊपर है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे, ठीक। लेकिन मिस्टेक इनका पड़ोसी, पड़ोसियों को तो आप जानते ही हैं, ये जो पड़ोसी है ना, ये बड़े बेकार है। ये तो सीधे सीधे वॉइड ही करते हैं, किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। ये शर्मा जी के लड़के हैं, ये मिस्टेक हमेशा टॉप करते हैं। तो ये जो शर्मा जी के लड़के हैं, ये हमेशा वॉइड बना देते हैं। शर्मा जी के लड़के क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हैं, और कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ये वॉइडेबल। जिस पार्टी की कंसेंट गलत तरीके से ऑब्टेन की गई है, वो उसके ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए या चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड का कार्य कर दे, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंसेंट। अब हम ये जो विशिएटिंग फैक्टर्स हैं, इनको डीप में पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है ये, अब हम इन्हें डीप में पढ़ते हैं। ये तो एक आपका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होती है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, विशिएटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं। अब सिर्फ इतना ही पता होने से तो कुछ नहीं होता ना कि कोर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज बार्ड बाय द इंडियन पिनल कोड, नहीं, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।